हमने ऑलरेडी डोमेस्टिकेशन की बात कर ली है कि क्यों ज़रूरी था, कैसे हुआ, लोग ने क्यों स्टार्ट किया करना। पर आर्कियोलॉजी में इसके क्या सबूत है? देखिए, जो जानवर और पौधे जो जंगल में मिलते हैं ना, वर्सेस जिनका डोमेस्टिकेशन किया जाता है, पालतूकरण किया जाता है, उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं टाइम के साथ में। टाइम ये नहीं कि 50-100 साल, यानी कि 1000, 2000, 4000 साल के बाद में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे जो डोमेस्टिकेट किए गए होते हैं जानवर, वो थोड़े से ना अपने वाइल्ड वाले काउंटर पार्ट से छोटे हो जाते हैं साइज़ में। आप एक जंगली सुअर को देखो और एक आप पालतू सुअर को देखो, ठीक है, उनमें डिफरेंस दिखेगा। वो जंगली सुअर एकदम ऐसे गंदा सा, बड़ा, खुंखार सा लगेगा, पर जो पालतू पिग्स होते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज़ में से छोटे छोटे क्यूट क्यूट, कुछ लोग तो उन्हें ऐसे अपने पालतू जानवर की तरह भी घर में रखते हैं, तो बड़े क्यूट क्यूट से आते हैं। तो वो क्या है, डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। ये जो डोमेस्टिकेटेड वाले जो जानवर होते हैं, उनका डेंटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनके दांत थोड़े पहले से कम खुकार हो जाते हैं, कम शार्प हो जाते हैं, उनके हॉर्न्स छोटे हो जाते हैं, उनकी मसल्स और बोन्स में वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा जो जानवर आपको एक नेचुरल सेटिंग में मिलेंगे ना, उनकी एज और सेक्स रेशियो सेम होगी कि जितने फीमेल्स हैं उतने ही मेल्स होंगे जंगल में रफली, वहाँ कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई जानवर डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं, तो अब देखना कि उनमें फीमेल्स जानवर जो होती है ना, उनको तो रखा जाता है, जैसे शीप, गोट, बफेलो, काउ, सारी जो इनकी फीमेल्स हैं इनको रखा जाएगा लंबे समय तक, ताकि इनसे दूध निकाल सके। पर जो मेल्स होंगे उनको अर्ली एज में ही बहुत जल्दी मार दिया जाता है, या फिर उनको या तो वजन ढोने के लिए यूज़ करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो उनको मार के उनका मीट खा लिया जाता है। तो इससे फीमेल्स का नंबर बढ़ जाता है वहाँ पे। तो उससे भी पता चलता है कि यहाँ डोमेस्टिकेशन हो रहा है। और प्लांट्स के लिए तो हमें पता ही है कि हम सीड्स को और वो पूरे प्लांट को अगर एग्जामिन करेंगे तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि ये पौधे को डोमेस्टिकेट किया गया था या नहीं। उसमें अगर ग्रेन्स ज़्यादा हैं तो समझ आता है कि हाँ, ग्रेन्स ज़्यादा पाने की लालसा में किसान इसे पानी खुद दे रहा था, खरपतवार खुद हटा रहा था, और जानवरों से प्रोटेक्शन खुद कर रहा था। तो पौधा सिर्फ अपने ग्रेन्स प्रोड्यूस करने में एनर्जी लगा रहा था, तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और जंगली पौधा जो होता था उसको सब चीज़ें करनी है, तो उसके ग्रेन्स वगैरह कम प्रोड्यूस होती थी। तो इस तरीके से हम आर्कियोलॉजी से पता लगा सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन किस लेवल पे हो रहा था और कहाँ कहाँ पे हो रहा था। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे जो ये न्यूलिथिक फेज़ आया था ना, इस फेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो था फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाना पूरा प्रोडक्शन, मतलब खुद से खाना बना लेना। पहले तो हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहे थे, हंटर गैदरर्स, कि उनको कोई हंटेड डियर मिल गया, उन्होंने कोई एलिफेंट हंट कर लिया, उसको खाएंगे वो, कोई बेर कलेक्ट कर लिए, सेब कलेक्ट कर लिए। पर ये जो पूरा आइडिया था ना कि अब हमें खुद अपना खाना उगाना है, ये नियोलिथिक फेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये ट्रांजिशन है ना, कि हंटर गैदर से आप एक धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हो, ये पूरा जो ट्रांजिशन है, ये हर जगह आपको क्लीन एंड कट नहीं देखने को मिलता। मतलब ऐसा नहीं था कि आज हम हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं और कल हमने डिसाइड किया अब कल खेती करेंगे, अब हंटिंग गैदरिंग बिल्कुल बंद कर दो और अब बिल्कुल बस आप एकदम फार्मिंग में चले जाओ और एकदम इंटेंस किसान बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर पार्ट से अलग अलग चीज़ें मिली हैं। कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं जो बिल्कुल नियोलिथिक है, जो हमने नियोलिथिक फेज के जो फीचर्स डिस्कस किए ना, कि सेडेंट्री होता है, पॉटरी इतने लेवल पे होती है, डोमेस्टिकेशन होता है और फार्मिंग होती है, टूल्स ऐसे होते हैं, तो वो सारे फीचर्स मिलने लगते हैं उन जगहों पे। पर कुछ ऐसी साइट्स भी है हमें जहाँ हमें नियोलिथिक के सारे फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उसमें हमें कॉपर स्मेल्टिंग भी मिल रही है, तांबे का इस्तेमाल भी दिख रहा है कि हाँ, इस एज से तांबा भी इस्तेमाल होने लग गया था नियोलिथिक एज के साथ साथ ही। तो उसको हम बोल देते हैं नियोलिथिक चैल्कोलिथिक, ठीक है। क्योंकि एक जनरल आर्कियोलॉजी में जब हमने सीक्वेंस बनाया था ना, तो हमने ये सोचा था कि पहले पेलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है, फिर चाल्कोलिथिक है, कि नियोलिथिक एज के बाद में कॉपर डिस्कवर हुआ था और फिर बहुत बड़े स्केल पे तांबे का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था। लोगों ने स्मेल्टिंग करना सीख लिया था कि कैसे कॉपर के ओर में से वो कॉपर को निकाल के उसका मेटल बना ले। पर कुछ फेज इतने चौंकाने वाले हैं कि वहाँ पे नियोलिथिक के साथ साथ ही कॉपर देखने को मिल जाता है, तो आप उसको नियोलिथिक चाल्कोलिथिक बोलोगे। इन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे राजस्थान में तो नियोलिथिक का नामो निशान ही नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट ही आपको कॉपर एज का पूरा फीचर देखने को मिल जाता है। तो ऐसा हमें क्लीन कट डेफिनेशन नहीं दे सकते कि पेलियो के बाद मेसो आया, फिर न्यू आया, फिर ये चाल्को आएगा, फिर ब्रॉन्ज एज आएगी, फिर आयरन एज आएगी। नहीं, ये हमने सिर्फ एक क्रोनोलॉजी बनाई है
और हर जगह के अलग अलग स्पेशलिटीज़ रहती है। तो ये जो पूरा फेज़ है ना, न्यूलिथिक फेज़, ये बहुत बड़ा है और इसके अलग अलग फीचर्स हैं। ऐसे हम समझ ही गए हैं कि हर जगह एक जगह चीज़ नहीं हो रही थी, लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था कि अच्छा चलो अब मेसोलिथिक फेज से न्यूलिथिक फेज की तरफ चले जाते हैं। नहीं, सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को टटोल के अपनी अपनी चीज़ें कर रहे थे एक ट्रेजेक्ट्री की तरफ, लेकिन सभी जा रहे थे, है ना, इसी ट्रेजेक्ट्री की तरफ कि हाँ वो मेटल भी धीरे धीरे यूज़ करना सीख रहे हैं, वो घर ऐसे बना रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, सोफिस्टिकेशन हो रहा है। पर उनकी ट्रेजेक्ट्री का तरीका सबका अलग अलग था। मार्ग एक है लेकिन तरीका सबका अलग अलग है, मंजिल एक है, तरीका सबका अलग है। तो इस पूरे न्यूलिथिक फेज़ को जो करीब करीब 7000 BCE से लेके 1000 BCE तक मानते हैं हम, इसको पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है फेजेस में। फर्स्ट फेज़ 7000 से 3000 BCE, सेकेंड फेज़ 3000 से 2000 BCE और थर्ड फेज़ यानी कि 2000 से 1000 BCE के करीब करीब। तो इन 3 फेजेस में भारत के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो रहा था, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं।